सो हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारे वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग लिमिटिंग रीजन करके चैप्टर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये वीडियो बहुत समय बाद आ रहा है। हमारे घर में थोड़ी बिजली की प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई और बिजली कड़क रहा था। बिजली कड़क के ना जो लाइक हमारे घर का ट्रांसफार्मर होता है ना, उसी पे गिरी है, तो ट्रांसफार्मर ही खराब हो गया। तो लाइट अभी भी नहीं है, बट अब मैं वीडियो को ज़्यादा दिन तक नहीं बनाऊंगी। इट वुड बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर मी ऑल्सो। तो इसलिए आज एक वीडियो लेकर के आए हैं एक बत्ती के साथ। तो लेट्स बिगिन विदाउट टाइम वेस्ट किया। आज का वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मुझे वीडियो को जल्दी से समाप्त करके शूट करके पंखा बत्ती को बंद करना है। पंखा तो बंद ही है, बत्ती बंद करना है क्योंकि इन्वर्टर खत्म हो जाएगा भाई। सो आज का वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सो हेडिंग लगा दें आप लिमिटिंग रिएजेंट का, लिमिटिंग रिएजेंट। आप टेंशन ना ले, आपको पढ़ाने में, आपके समझाने में कोई कंजूसी या कोई डंडी नहीं मारूंगी। मैं जैसे समझाती हूँ हर बार वैसे ही समझाऊंगी। तो अगेन लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस दूंगी। क्वेश्चंस के साथ साथ जहां जहां पे दिक्कत आएगी, क्वेश्चंस बनने बंद हो जाएंगे, तो वहां पे हम लोग आएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का एक्चुअली में क्या यूज है। मुझे पता है मैं थोड़ी चमैला जैसी दिख रही हूँ, मैंने बालों में तेल लगाया हुआ, मैंने धोया भी नहीं है क्योंकि मेरे घर में पानी भी नहीं है। सो टोटल इन शॉर्ट इट्स टोटल मेस एट माई प्लेस राइट नाउ, बट कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे। सबसे पहले सीधा मैं क्वेश्चन पे ही दे देती हूँ। क्वेश्चन बोलता है, अच्छा स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ये आपके रिकैप होंगे। रिकैप में एज इन, चलिए आप बनाएंगे इन क्वेश्चंस को कुछ बहुत, एक मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन आप लिखेंगे, हाउ मेनी atoms are present in 4 gram of कैल्शियम, CaLCium। क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए बिकॉज ये स्टोइकियोमेट्री का पार्ट है। स्टोइकियोमेट्री हमने बहुत दिनों तक करा है, मैंने 3 लेक्चर्स बनाए हैं स्टोइकियोमेट्री पे। ये सिर्फ रिकैप कर रही हूँ मैं कि आपको याद है या नहीं। तो वीडियो को पॉज करके अपने से आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी मेरे हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे। मैं सॉल्व करूंगी जरूर, लेकिन आप अपने से सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए अभी तुरंत। चलिए होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने का तरीका वही सेम जो मैंने सिखाया था। जिसका निकालना है उसको नीचे लिख ले। इसका मोलर मास 40 ग्राम होता है। दिस 40 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms which is also equal to what, 1 mole। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो स्टोइकियोमेट्री मैंने बहुत बार करा दिया है, अब इट्स वे टू मच। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। इसको x मान लेंगे, हो जाएगा 6.022 into 10 raised to the power 22 atoms, right? That would be the final answer। किसी बच्चे को किसी प्रकार की कहीं से भी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कर लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा थोड़ा नया नया चीज सीखते चलेंगे। फाइन, कैसे कैसे सीखेंगे वो हम लोग देखते चलेंगे वीडियो में क्या होगा। इस वीडियो के एंड तक आप लिमिटिंग रिएजेंट भी पूरा सीख चुके होंगे और इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आज हम लोग कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। चलिए थोड़ा वेरिएशन देते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 will be produced when 0.1 gram of CaCO3 is heated STRONGLY strongly। इस रिएक्शन, देखो CO2 को यूज कर रहा है, CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो CO2 बन रहा है। इसका एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए।
CO2। अब आपको बताना है कि 0.1 ग्राम CaCO3 को अगर आप हीट करोगे तो कितना CO2 रिलीज होगा। ये रिएक्शन है CaCO2 CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब आपको बताना है कि 0.1 ग्राम ऑफ CaCO3 अगर हम लोग लेते हैं तो उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो उसमें CO2 कितना ग्राम रिलीज होगा। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो आप वेट करेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगी, बिल्कुल सॉल्व करूंगी। चलिए होपफुली अब तक अगर जिन्हें सॉल्व करना होगा उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो क्या होता है, अब देखो ये 1 मोल CaCO3 है, दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल। मतलब कि अगर हम 1 मोल CaCO3 को जलाते हैं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और 1 मोल CO2 बनता है। अब इसको वजन में अगर बताएंगे तो 1 मोल मतलब कितना, कैल्शियम का वजन कितना होता है 40 ग्राम, प्लस कार्बन इज 12 ग्राम्स, प्लस 16 इंटू 3 48 ग्राम्स। इसको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल 100 ग्राम्स आएगा। मतलब कि 1 मोल CaCO3 का वजन कितना है 100 ग्राम। तो मतलब कि 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का वजन निकालिए 40 प्लस 16 40 50 56 ग्राम्स होगा, 56 ग्राम्स ये और 44 ग्राम्स ये। अब इसका मतलब समझिए अगर आप 1 मोल CaCO3 लेते हैं, 1 मोल का वजन कितना है 100 ग्राम, दिस इज सेम। तो अगर आप 100 ग्राम CaCO3 लेते हो तो उस 100 ग्राम CaCO3 को जब आप हीट करोगे तो 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 44 ग्राम्स ऑफ CO2 बनेगा। अब आपको बताना है कि जब हम 0.1 ग्राम ऑफ CaCO3 लेंगे तो हमें कितना CO2 मिलेगा। सिंपल हो गया भाई, 100 ग्राम CaCO3 लेने पे अगर 44 ग्राम CO2 बनता है तो 0.1 ग्राम्स ऑफ CaCO3 लेने पे कितना ग्राम CO2 बनेगा। सिंपल, जैसा हम लोग करते आ रहे थे अब तक सारे क्वेश्चंस वैसा ही, बस एक रिएक्शन इन्वॉल्व हो गया है तो इसमें आपको रिएक्शन लिख के करना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं 100 डिवाइडेड बाई 0.1 विड बी इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई x, राइट। 44 डिवाइडेड बाई x, राइट। x के लिए आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। 0.044 ग्राम्स आपका वजन आएगा। कैसे निकला समझ में आया, कैसे निकला ये समझ में आना जरूरी है। CaCO3 का मोलर वेट कितना है, कुछ नया नहीं है इसमें, जो हम लोग स्टोइकियोमेट्री में सीख रहे थे उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है थोड़ा सा, तो अभी नया लग रहा है, ठीक है। CaCO3 1 मोल CaCO3 का वजन 100 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 को जब हम लोग हीट करते थे तो 1 मोल यानी कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 बनता था। तो अगर हम 0.1 ग्राम ऑफ CaCO3 को हीट करेंगे तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, उसको हमने x मान लिया। सिंपल यूनिटरी मेथड जैसे अब तक हम लोग करते आ रहे थे स्टोइकियोमेट्री में, वैसे करते रहेंगे। फाइन फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा आप बकाइएगा, सॉरी। बोर्ड में लाइट नहीं ना पड़ रहा है जोर से, कोई एक पॉइंट पे पड़ रहा है लेकिन बहुत कोने पे पड़ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। चलिए कोई बात नहीं, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, मैं आपको बताती हूँ। What amount of AMOUNT amount of nitrogen and hydrogen, NITROGEN nitrogen and HY hydrogen will be produced when 0.17 ग्राम ऑफ, अरे यार जिसको मिटा है वो मिट नहीं रहा, ऊपर का मिटे जा रहा है, अमोनिया इज हीटेड स्ट्रांगली। चलिए अब आपको बताना है सेम जैसा अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसी की जैसा है। हमें बताना है कि 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया को जब हम लोग हीट करते हैं तो हाइड्रोजन कितना बनेगा और नाइट्रोजन कितना बनेगा। अब अमोनिया को हीट करने से प्रोडक्ट क्या मिलता है वो रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा।
ये रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, रिएक्शंस कैसे प्रोसीड कर रहे हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अमोनिया वाला रिएक्शन बड़ा ही आसान होता है, ये आपको पता होगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें बनता है नाइट्रोजन और साथ में बनता है हाइड्रोजन, इसको आप बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, पिछले वाले केस में जो रिएक्शन हमने लिखा था वो ऑलरेडी बैलेंस्ड था, इसलिए उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस्ड रिएक्शन के साथ ही आप प्रोसीड कर सकते हो। अब आपको बताना है कि 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर आप लेते हो तो नाइट्रोजन कितना ग्राम्स बनेगा और हाइड्रोजन कितना ग्राम्स बनेगा। अब एक मोल के साथ पहले देख लेते कितना बन रहा है। एक मोल अमोनिया है, ये 2 मोल अमोनिया है, 2 मोल अमोनिया लेते हैं तो उसमें से 1 मोल नाइट्रोजन बनता है और 3 मोल हाइड्रोजन बनता है, ये मोल्स में लिखा हुआ है। फाइन, समझ में आया क्या? देखो ये जो आगे है यही नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 2 मोल अमोनिया अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें से 1 मोल नाइट्रोजन रिलीज होगा उसको हीट करने से और 3 मोल्स हाइड्रोजन रिलीज होगा। वेट निकाल लीजिए, अमोनिया नाइट्रोजन 14 ग्राम प्लस हाइड्रोजन 3 ग्राम है, 14 15 16 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 34 ग्राम्स होगा। तो मतलब कि जो 2NH2 है इसका मोलर वेट हो रहा है 34 ग्राम्स। मतलब 34 ग्राम्स अमोनिया को जब हम लोग हीट करते हैं तो 14 इंटू 2 28 ग्राम्स और 2 3 2 6 ग्राम्स, मतलब 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया अगर हम लोग लेते हैं, 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया अगर हम लोग लेते हैं, उसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो 28 ग्राम्स नाइट्रोजन बनता है और 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बनता है। फाइन, आपको क्या बताना है कि 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर आप लोगे तो नाइट्रोजन कितना बनेगा और हाइड्रोजन कितना बनेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या दिया हुआ हमें 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया हुआ है तो 0.17 लिख दो यहाँ पे। कितना नाइट्रोजन बनेगा हमें निकालना है, x मान लो, कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है वो भी हमें निकालना है, y मान लो, एक एक करके सॉल्व कर लो। एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 34 बाई 0.17 वुड बी इक्वल टू 28 बाई x। यहां से आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अरे यार मुझे गड़ रहा है, 28 मल्टीप्लाइड बाई 0.17 डिवाइडेड बाई 34, ये पॉइंट यहां से हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। 17 2 बार में होता है, 2 1 2 4 14 बाई 100 0.14 ग्राम्स। फाइन, क्या समझ में आया? 34 ग्राम अमोनिया जो हम लोग ले रहे थे, 34 ग्राम कैसे आया समझ में आया? देखो अमोनिया का मोलर वेट 17 ग्राम है और ये 2 बार है क्योंकि, तो 17 इंटू 2 34 ग्राम मोलर वेट निकाला है। मोलर वेट बैलेंस्ड इक्वेशन में मोलर वेट निकाला है, बैलेंस में निकाला, अनबैलेंस में आप नहीं निकाल सकते, दैट वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ अमोनिया जब हम लोग लेते हैं तो नाइट्रोजन 28 ग्राम बनता है और हाइड्रोजन 6 ग्राम बनता है। तो अब हमें बताना है कि 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया जब हम लोग लेंगे, 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया जब हम लोग लेंगे तो नाइट्रोजन कितना बनेगा और हाइड्रोजन कितना बनेगा। फाइन, तो आपने नाइट्रोजन के साथ इक्वेट कर दिया, आपको पता चल गया इतना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बनेगा। फाइन, इसी तरह से आप हाइड्रोजन निकाल देंगे, 34 बाई 0.17 would be equal to 6 by y would be equal to 6 multiplied by 0.17 divided by 34 multiplied by 100 कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा। 17 2 बार में 2 3 ये है 0.03 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। फाइन, समझ में आया कैसे बना? समझ में आया? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा हड़बड़ी में बता दिया क्या मैंने? नहीं ना, अमोनिया हमने लिया था, अमोनिया का रिएक्शन करने से अमोनिया को जब हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्रोजन बनता है और हाइड्रोजन बनता है। फाइन तो अगर हम लोग 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया लेते हैं तो कितना नाइट्रोजन बनेगा और कितना हाइड्रोजन बनेगा। सिंपल, जैसे अब तक कर रहे थे। अब तक एक वेरिएबल होता था, इसमें 2 वेरिएबल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। फाइन, मूविंग अहेड, ये कॉपी कर लिया आपने, ये कॉपी कर लिया आपने। होप, अरे यार भाग क्यों रहे हो? चलिए, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं मिटा दूं, मिटा देते हैं। ओ शिट, मैंने हेडिंग भी उड़ा दिया कुछ।
चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर, आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जरूर मुझे बताइएगा इफ आई एम रॉन्ग। क्वेश्चन बोलता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन बोलता है 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, अरे यार तुमको क्या दिक्कत है, 7 grams of nitrogen reacts with, चलिए, reacts with 2 grams of hydrogen to form ammonia। चलिए अब आपको आएगा मजा। to form ammonia, what amount of ammonia will be formed, ये आपको निकालना है। what amount of ammonia will be formed। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे। रिएक्शन जो होगा इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए रिएक्शन वही होगा। अब हमें अमोनिया बनाना है तो हम लोग अमोनिया को प्रोडक्ट साइड में रखेंगे, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल रिएक्ट एंड फॉर्म NH3 अमोनिया। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे, N2 + 3H2 gives 2NH3। आप बैलेंस करके देख लीजिए, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, फाइन, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब आपको बताना है कि अगर हम लोग नाइट्रोजन 7 ग्राम लेते हैं और हाइड्रोजन 2 ग्राम लेते हैं तो अमोनिया कितना ग्राम बचेगा, कितना ग्राम अमोनिया बनेगा। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे आप, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे आप। मान लिया, चलिए होपफुली नहीं बना होगा और दिक्कत भी समझ में आ ही गई होगी बहुत लोगों को, जिन्हें पहले से आता है उनसे बन गया होगा, बट जिन्होंने पहली बार देखा है, जो पहली बार सीख रहे हैं, उनसे तो डेफिनेटली नहीं बना होगा, और अगर तुक्के से बन भी गया होगा तो ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो क्या है, हमें बोला है कि पहले हम मोलर वेट निकाल लेते हैं कि कितना है ये, 17 × 2 34 ग्राम्स है, ये 6 ग्राम्स है, और 14 × 2 14 × 2 28 ग्राम, 28 ग्राम्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 28 ग्राम नाइट्रोजन ले और 6 ग्राम हाइड्रोजन ले और दोनों को रिएक्ट करवाएं तो हमारा 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया बनता है। अब हमें बोला है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन हमें दिया है, ठीक है, ये 7 ग्राम दिया है, ठीक है, और 2 ग्राम हाइड्रोजन हमें दिया है, ये 2 ग्राम दिया है। हमें बताना है कि अमोनिया कितना ग्राम बनेगा। देखो है तो सिंपल, इक्वेट तो करना है, इसको तो x मानना है डेफिनेटली, ये तो डेफिनेटली x है क्योंकि निकालना हमें ये है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि इसको हम इक्वेट तो करेंगे, लेकिन किसके साथ, इसके साथ इक्वेट करें या फिर इसके साथ इक्वेट करें। तुक्का मार के आप इसके साथ कर सकते हो या तुक्का मार के आप इसके साथ कर सकते हो। अगर आपने इसके साथ इक्वेट किया तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि आपने इसके साथ क्यों इक्वेट किया और इसके साथ क्यों नहीं, एंड वाइस वर्सा द सेम, अगर आप इसके साथ इक्वेट करते हो तो अगेन मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने इसके साथ क्यों इक्वेट किया, इसके साथ क्यों नहीं। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर रूल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई किसके साथ इक्वेट करना है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, है ना, वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए 2 है हमारे पास, किसके साथ हम इक्वेट करें तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। अब लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली में होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग आलू के पराठे बनाएंगे। ऐसे मुझे आलू का पराठा पसंद नहीं है, बट मेरे मास्टर साहब जब मैं 12वीं कक्षा 11वीं कक्षा में थी तो वो आलू को पराठा बना के ही सिखाए थे, तो मैं भी आलू को पराठा बना के ही सिखाऊंगी। मतलब मैं बनाऊंगी नहीं, मैं बस बताऊंगी। अब जस्ट इमेजिन देयर आर 3 पीपल, 3 लोग हैं, ठीक है। एक है, अब आलू का पराठा बनाना जिन्हें आता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं बता दूं कि 2 प्रोसेस होता है उसका। आप आटा गूंद के रखे हो और आलू की स्टफिंग होती है, अब उस आटे के लोई में आप आलू को भरते हो, उसे बेलते हो एंड देन उससे आप तल देते हो तवा पर या गैस पे या जहां भी आप तलते हो, फाइन। अब 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, 2 लोग वो हैं जो कि आलू का पराठा बना रहे हैं, तीसरा वो है जो खा रहा है, फाइन। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए कि 2 लोग जो बना रहे हैं उसमें से एक है जो कि वो स्टफिंग करके उसे बेल रहा है रोटी को, पराठे को, और दूसरा इंसान वो है जो तवा पे उसे तल रहा है। एक सेकेंड, सॉरी आई एम छोरी,
सॉरी, मेरे पूरे खानदान वाले याद कर रहे हैं। सॉरी, क्या मैं बोल रही थी कि हाँ, एक है जो आलू के पराठा बेल रहा है और दूसरा वाला आदमी है जो तल रहा है, ठीक है, और एक तीसरा आदमी है जो डाइनिंग टेबल पे बैठा है, उसे खाने के लिए मिल रहा है। अब आप इस चीज को ऐसे इमेजिन करिए कि जो आदमी पराठा बेल रहा है वो आदमी एक प्रोफेशनल कुक है, एज इन वो बहुत सारी रोटियां उसने बनाई हैं और मतलब बहुत सालों से रोटी, हमारी मम्मियों जैसा। तो मुझे रोटी बेलने के लिए बोला जाए, मैं 10 मिनट में एक रोटी बेलूंगी, मेरी मम्मी को मेरी 10 मिनट में 50 रोटी बेल देगी मेरी मम्मी, है ना। तो जो प्रोफेशनल है वो जल्दी जल्दी गूंद रहा है, सॉरी जल्दी जल्दी बेल रहा है, उसने एक रोटी बेला रख दिया, दूसरा बेला रख दिया, तीसरा बेला रख दिया। और ये जो तल रहा है आदमी, ये थोड़ा हमारे टाइप का है, मतलब मेरे टाइप का नहीं, थोड़ा और कोई लो क्लास ले लो जिससे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, मुझे तो आता है बट ठीक है, उसके जैसा है। अब वो बहुत धीरे धीरे तल रहा है, या उसका जो गैस का फ्लेम है वो बहुत कम है, तो धीरे धीरे पराठे बन रहे हैं। अब पराठा वो बना रहा है, मीनवाइल ये जो बेलने वाला है वो एक साथ बहुत सारे पराठे बेल के रखते जा रहा है। मीनवाइल, हाँ सॉरी, वो बहुत सारे पराठों को बेल करके रखते जा रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बेल रहा है और तीसरे आदमी को खाने के लिए दे रहा है। अभी जो तीसरा आदमी पराठा खा रहा है, इसके जो पराठे मिलने की स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये बेलने वाले आदमी पे या वो तलने वाले आदमी पे। अब बोलो मतलब तीसरा आदमी, जैसे कि वो तीसरा आदमी मैं हूं, मैं पराठे खा रही हूं, मैंने एक पराठा खाया और मुझे चाहिए कि मेरे पास दूसरा पराठा आए, लेकिन अभी तक दूसरा पराठा आया नहीं है, बन रहा है। तो मैं तवे किचन की तरफ अगर मुड़ के देखूंगी तो मैं किसके ऊपर डाउट करूंगी कि ये पराठा बनने में लेट क्यों हो रहा है? वो आदमी बेल रहा है धीरे से, ये आदमी तल रहा है धीरे से? आप बोलो कि वो आदमी तल रहा है धीरे से, बेलने वाला तो बेल के रखता जा रहा है, उसने बहुत सारे पराठे बेल करके रख दिए, ये तलने वाला आदमी स्लो है। तो जो पराठा आने का रेट है कि पराठे किस स्पीड से आ रहा है, वो उन दोनों में से किस पे डिपेंड कर रहा है? जो आदमी स्लो है। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो फास्ट है वो तो बेल के रखा जा रहा है, पराठों को बेल रहा है, रख रहा है, बेल रहा है, रख रहा है, पर आदमी जो स्लो है वो स्लो काम कर रहा है, और उसके वजह से पूरा रिएक्शन के टर्म्स में समझिए, पूरा रिएक्शन स्लो हो रहा है। एक रिएक्शन है, उसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों का रिएक्शन से अमोनिया बन रहा है। अब हमें 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए और उसके साथ 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो हमें 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए। अब अगर आपको इक्वेट करना है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे समझिए, आपको इन दोनों में से किसी एक को x मान लीजिए, बता रही हूं क्यों। इन दोनों में से मम्मी किसी एक को x मान लीजिए। क्यों मानेंगे भाई x? हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से हम किसके साथ इक्वेट करेंगे जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें से किसी को भी आप x मान लो, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं इसको मानना, इसको भी मान सकते हो, योर विश। मैंने इसे मान लिया। अब आप इसे सॉल्व करिए, जैसे यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व करते थे, 28/7 वुड बी इक्वल टू 6/x। तो यहाँ से x के लिए आप सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7 14 28, 2 2 4, 2 3 6, 1.5 ग्राम्स। मतलब अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि 34 ग्राम अमोनिया बनने के लिए हमें 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए और 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन 6 ग्राम नहीं होता, तो 34 ग्राम अमोनिया बनता क्या? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है तो ही 34 ग्राम अमोनिया बनता है। वैसे ही अगर हमारे पास 7 ग्राम नाइट्रोजन है और हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो अमोनिया कितना ग्राम बनेगा ये कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो कम अमाउंट में है उतना ही रिएक्शन होगा। क्योंकि देखो 7 ग्राम नाइट्रोजन अगर हम लोग लेते हैं तो हमें 7 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए 1.5 ग्राम्स हाइड्रोजन चाहिए, 1.5 ग्राम्स हाइड्रोजन चाहिए। अब हमारे पास 1.5 ग्राम्स हाइड्रोजन है, 1.5 ग्राम से ज्यादा है। अब आप इसमें देखो, हाइड्रोजन तो हमारे पास 2 ग्राम है, चलो 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अब 2 ग्राम हाइड्रोजन में सॉरी नाइट्रोजन पे आते हैं पहले, नाइट्रोजन हमारे पास 7 ग्राम है। 7 ग्राम नाइट्रोजन जब हम लोग लेंगे तो उसको अमोनिया बनाने के लिए 1.5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अब मान लो ये 1.5 ग्राम हाइड्रोजन को
1.5 ग्राम हाइड्रोजन इसने ले लिया और इसने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ अमोनिया बना दिया। अब हाइड्रोजन तो हमारे पास अभी भी बचा हुआ है क्योंकि 1.5 ग्राम ही यूज हुआ, आधा ग्राम तो अभी बचा, टोटल हमें 2 ग्राम दिया गया था, 1.5 ही यूज हुआ है, 0.5 अभी भी बचा हुआ है। तो वो 0.5 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो अकेले अमोनिया बना सकता है क्या? उसे नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन तो हमारे पास खत्म हो गया। नाइट्रोजन तो 7 ग्राम ही था, वो 7 ग्राम 1.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना दिया, जितना बनना था, जितना अमोनिया बनना था उतना बन गया। अब ये जो 0.5 ग्राम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो अकेले अमोनिया बना सकता है क्या? बोलो नहीं, अकेले अमोनिया कैसे बनाएगा, उसको तो नाइट्रोजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए, पर नाइट्रोजन तो खत्म हो गया है। तो अमोनिया जो बन रहा है हमारा, उसका बनने का जो स्पीड है, उसके बनने का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? जो कम है, जो कम अमाउंट में है, क्योंकि ये कम अमाउंट में है, ये समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया, तो अमोनिया कैसे बनेगा? और अकेले हाइड्रोजन तो अमोनिया बना नहीं सकता ना। वैसे ही अगर हम लोग आलू पराठा बना रहे हैं, आटा खत्म हो गया, आलू की स्टफिंग बची हुई है, पराठे बन सकते हैं क्या? सिर्फ आलू का स्टफिंग लेके पराठा तो नहीं बन जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ और बन सकता है, पराठे तो नहीं बनेंगे। तो खाना बनने का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उस आटे पे, क्योंकि आटा खत्म हो गया। अब पराठा मैं कैसे बनाऊं आलू का? अब तो नहीं बनेगा पराठा तो नहीं बनेगा, क्योंकि अब आलू, आटा तो खत्म हो गया, आलू है हमारे पास, लेकिन सिर्फ अकेले आलू से आलू का पराठा नहीं बन सकता, हमें आटे की भी जरूरत है। फाइन, यहाँ पे वही चीज हो रहा है। तो हमें पहले इन दोनों में से पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिट हो जाना, मतलब खत्म हो जाना, लिमिट हो गया, रुक गया, लिमिट हो गया, खत्म हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसी से हम इसे इक्वेट करेंगे, सो दैट कि हमें पता चले कि कितना अमोनिया बनेगा, क्योंकि अमोनिया के बनने का रेट तो इस पे ही डिपेंड कर, भाई ये तो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में है, इससे अमोनिया नहीं बनेगा, इसे इसके साथ रिएक्ट करना, और ये कम अमाउंट में है, तो ये जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक अमोनिया बनता रहेगा, और एज सून एज ये नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा अमोनिया बनना रुक जाएगा। समझ में आया? तो यहां से हमें क्या पता चला? अब हमने यहां से इस वाले इक्वेशन से इसको x मान के यहां से 1.5 ग्राम हाइड्रोजन निकाल लिया। इससे हमें क्या पता चला कि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 1.5 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया बनेगा, और ये नाइट्रोजन फिर खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन अकेले हाइड्रोजन अमोनिया नहीं बना सकता है। तो अमोनिया कितना बनेगा? जितना कि 7 ग्राम नाइट्रोजन से बन सकेगा। फाइन, तो इसमें हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? नाइट्रोजन। ये 1.5 चाहिए था, हमारे पास 1.5 से ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है इसमें दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हम लोग जो रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, कि अभी हमारे पास डाउट था ना कि इसको हम इसके साथ इक्वेट करें कि इसके साथ इक्वेट करें, वो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। किसके साथ इक्वेट करेंगे? जो कम अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि कम वाला खत्म हो जाएगा, फिर ज्यादा वाला अकेले कुछ थोड़ी रिएक्शन प्रोसीड करवा सकता है। तो अब हमारा फाइनल टेक क्या होगा? इसको लेट्स से मैं y मान लेती हूं, तो हम लोग किसके साथ इक्वेट करेंगे? कम वाले के साथ। 28/7 would be equal to 34/y. y would be equal to 34 multiplied by 7 divided by 28. 7 7 4 28. 4 से तो कटे, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 1 for 14, 2 7 the 14, 2 8 the 16, 8.5 ग्राम्स। समझ में आया कैसे बना? समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। जो कहानी मैंने बताया, आलू पराठा बना रहे हैं, पराठा आटा खत्म हो गया, आलू बचा हुआ है, अकेले पर आलू पराठा नहीं बन सकता। आलू पराठा बनने के लिए हमें आटा भी चाहिए और आलू भी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक खत्म हो जाएगा, आलू पराठा बनना खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, नाइट्रोजन हमें चाहिए और हाइड्रोजन हमें चाहिए, दोनों में से कोई एक भी खत्म हो गया तो अमोनिया का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो अमोनिया का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? जो कि कम अमाउंट में है। तो कम अमाउंट में हमारा क्या था? नाइट्रोजन था। हमने पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया। यहाँ पे हमें 1.5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था, हाइड्रोजन हमारा ज्यादा है 1.5 के कंपेयर में, तो हमें पता चले कि हाइड्रोजन तो भाई एक्सेस रिएजेंट है, जो ज्यादा होता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब समझ में आया? जो कम अमाउंट में, जो खत्म हो जाएगा, इसके बाद रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा क्योंकि वो अमाउंट खत्म हो गया है, लिमिट हो गया है। फाइन, क्वेश्चन कैसे बना समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या किया? हमने पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया। हमने डायरेक्ट इक्वेट नहीं किया, पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया।
जब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तब हमने फिर ये कर दिया, क्या कर दिया हमने, जो लिमिटिंग रिएजेंट था उस वाले के साथ इक्वेट करके हमने पता लगा लिया कि अमोनिया कितना बनेगा। कैसे समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, होपफुली समझ में आ गया होगा, होपफुली समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए आप, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख रही हूँ। क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी का ही है, बट ठीक है दे देते हैं। फाइन, समझ में आ गया, बन गया। लिमिटिंग रिएजेंट में और कुछ नहीं, अगेन कुछ नया नहीं आएगा, बस यही है, आपको रिएक्शन दिया रहेगा, आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के बाद आप रिएक्शन को जैसे कि स्टोइकियोमेट्री में सॉल्व कर रहे थे, एक्स लेकर के यूनिटरी मेथड लगा करके इक्वेट कर दे रहे थे, वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। फाइन, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया, बुझलिस, बुझाया, बुझा गया, बुझलिस 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 बुझलिस। चलिए क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, मेरे हिसाब से 5 था, तो लिख लीजिए। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन reacts with each other to produce ammonia। इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, 9(2) + 3H2 gives 2NH3। पहला पार्ट आपको बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ, सेम ही है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन reacts with डाइहाइड्रोजन। सेकेंड पार्ट भी है इसका, सेकेंड पार्ट क्या है हम लोग देखेंगे, सेकेंड पार्ट में कुछ खास ऐसा है नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा, अब तक आपको बताया है इतना ग्राम डाइनाइट्रोजन है, इतना ग्राम डाइहाइड्रोजन है, दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, आपको बताना है कि कितना अमोनिया बनेगा। कैसे बताएंगे बच्चों, सिंपल, वही चीज, वही टेक्निक, वही मेथड यूज होगा कि सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, चलो फाइंड करते हैं। एक और बार मैं बता रही हूँ, सेम एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ, क्योंकि सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं क्या करूं। ठीक है, कितना मोलर मास कितना है, 14 × 2 = 28 ग्राम्स। ठीक है, ये 6 ग्राम्स है और ये 34 ग्राम्स था, राइट। फाइन, अब हमें पता लगाना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से अगेन लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो हमें नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है या हाइड्रोजन कितना दिया, पिछली बार हमने हाइड्रोजन को x माना था, चलो इस बार हम लोग नाइट्रोजन को x मान लेते हैं। हाइड्रोजन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, डाइहाइड्रोजन का अमाउंट दिया हुआ है 1.0 × 10⁻³ ग्राम्स, तो हमने डाइनाइट्रोजन को x मान लिया। क्यों x माना, क्योंकि हमें पता लगाना है कि 1 ग्राम अमोनिया, सॉरी 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को एग्जॉस्ट करने के लिए कितना ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है हमें। तो हमने नाइट्रोजन को x मान लिया है और हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे उतना नाइट्रोजन हमें मिला है या उससे कम मिला है या उससे ज्यादा मिला है, जो भी है। फाइन, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इट वुड बी 28/x वुड बी इक्वल टू 6/1.0 को मैं हटा दे रही हूँ, 10⁻³ में डायरेक्टली लिख रही हूँ। x वुड बी इक्वल टू 28 × 1000 / 6। चलो इसको सॉल्व करके मैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि मैं अभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करने वाली बिल्कुल भी। नाइट्रोजन का अमाउंट आएगा पता नहीं क्या भूल गई मैं, 4.6 × 10⁻³ ग्राम, अजान हो रही है, छोड़ो रहने दो। 4.6 × 10⁻³ ग्राम्स ऑफ, ये ग्राम्स है, ये ग्राम्स में दिया हुआ है। फाइन,
मेरा माइक के आवाज में दिक्कत नहीं हो रही है ना, होपफुली। फाइन, तो क्या कह रही थी मैं, 4.3 इंटू 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या हुआ, 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन अगर हमारे पास है तो हमें 4.3 इंटू 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, 2.2 इंटू 10⁻³। हमें चाहिए कितना, 4.3 है, कितना 2, ज्यादा है तो कम है भाई। हमें तो इतना इतना हाइड्रोजन को एग्जॉस्ट करने के लिए, इतना हाइड्रोजन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें, इतना हाइड्रोजन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें 4.3 इंटू 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। पर हमारे पास नाइट्रोजन है कितना, सिर्फ 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। मतलब क्या, नाइट्रोजन कम है। यहां से भी क्या हुआ, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बुझलिस कैसे निकला, समझ में आया। पिछले केस में भी नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट था, इसमें भी नाइट्रोजन ही। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। वो क्वेश्चन बस इसमें इस तरह से है कि कोइंसिडेंटली आपको नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट मिल रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल, अब आप सॉल्व कर देंगे इसको, आप इसके साथ इक्वेट कर देंगे, हो जाएगा 28/x वुड बी इक्वल, सॉरी x नहीं, कितना दिया हुआ है हमें, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई x, या इसको y मान लीजिए, x वहां हमने ऑलरेडी मान रखा है, y मान लेते हैं। चलो, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे। मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ, 2.4 इंटू 10⁻³ ग्राम्स ऑफ अमोनिया हमारा बनेगा, बनेगा बनेगा, ठीक है, बनेगा। बुझलिस, माइक से आने में आवाज में दिक्कत ही नहीं हो रही है। मैं माइक को ही नीचे लगा लेती हूँ, तो दुपट्टा लग जाता है ना, तो ये हो जाता है। मेरा माइक बहुत नाच रहा है, हाँ लगाऊं मैं इसको, जहाँ से आवाज ठीक ठाक आ जाए और ये इसकी दुपट्टा की वजह से ये दिक्कत ना पड़े। चलो ठीक है, जहां भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, बुझलिस, समझ में आया, दिमाग में समझ भी घुस गया सब कुछ। अब हमारा समझ में आ गया कि हमें बताना था कि अमोनिया कितना बना। हमने पहले क्या किया, हमने पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर दिया। हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, कैसे पता चला, 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन जब हम लोग लेते हैं तो नाइट्रोजन हमें जरूरत पड़ती है 4.3 इंटू 10⁻³ ग्राम, पर हमारे पास उतना है नहीं, तो हमारा नाइट्रोजन जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है। अब क्योंकि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो आगे के जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग नाइट्रोजन के साथ सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, सिंपल। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो पता चल गया हमें अमोनिया कितना बनेगा, वही हमें पता करना था, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया निकालना था, पता चल गया। अब हमारा क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन का अगला पार्ट ये बोलता है, क्वेश्चन का अगला पार्ट ये बोलता है, मिटा दूं, कहाँ से मिटाऊं, चलो यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का अगला पार्ट बोलता है, will any of the two reactants remain reacted, क्वेश्चन मार्क। आप जवाब दीजिए। दो रिएक्टेंट थे हमारे पास, नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था। इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई भी अनरिएक्टेड बचेगा, कोई भी अनरिएक्टेड बचेगा, आप बताइए। अब तक आपने जवाब दे दिया होगा, क्या जवाब दिया आपने, क्या जवाब दिया आपने, बोलो क्या अनरिएक्टेड बचेगा, कोई तो बचेगा, बोलो हाँ कोई तो बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारा 2 ही ग्राम था, 2 ग्राम नाइट्रोजन तो यूज हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा तो एक्सेस रिएजेंट था, तो हाइड्रोजन तो बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। आपसे ये नहीं पूछा है यहाँ पे कि कितना अनरिएक्टेड बचेगा, बट अगर ये पूछे तो आप ये भी निकाल सकते हो, फाइन, वो भी आप निकाल सकते हो कि कितना अनरिएक्टेड बचेगा। बट इस क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा है तो हम लोग उतना नहीं आगे बढ़ेंगे, बट ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइन 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 फाइन, बुझलिस, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए
अब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालिएगा, कुछ इसमें और है ही नहीं जो मैं अलग से बताऊं। एनसीईआरटी आप खोलेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आएंगे चैप्टर 1 का। सॉरी बहुत गर्मी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप मार्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप मार्क करेंगे, बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1.23 आपका होमवर्क रहेगा। 1.23 जो मैं दे रही हूँ ये आप घर से बना के आएंगे। फाइन, मतलब बना के आएंगे तो नहीं, बना के रखेंगे, आएंगे तो कहाँ ही आएंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.24 सब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.26 क्वेश्चन नंबर 1.34 क्वेश्चन नंबर 1.35 और क्वेश्चन नंबर 1.36। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बन गया है एक्सेप्ट फॉर दिस, ये 32 नंबर और ये 19 नंबर थोड़ा सा बेकारी क्वेश्चन है वो, तो उसको आप इग्नोर कर देंगे तो भी चलेगा, बट अगर आप चाहें तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई काम का क्वेश्चन नहीं है वो, तो आप अपने से उसको ट्राई करके बना सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आई गेस मैंने क्लास में बनवा दिए हैं, मतलब एटलीस्ट उस टॉपिक को पढ़ा के उसे होमवर्क तो दे ही दिया होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप घर से बना के आएंगे, आप लिख लीजिए, आप मार्क कर लीजिए, सारे लिमिटिंग रिएजेंट के ही क्वेश्चंस है, कोई ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें कुछ भी। एक क्वेश्चन खाली है अभी जो एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 1.34 जो है ये वेल्डिंग गैस वाला। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि मैं क्लास में बनाऊं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बट ठीक है, थोड़ा दिमाग लगता है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। वैसे आज मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। वेलकम बैक टू द मॉलिक्यूलर निंजास एंड माय नेम इज राहिमा महवज। वीडियो खत्म होने पे इंट्रोडक्शन दे रही हो, मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में यार, मुझे अभी याद आया, क्या करूं, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, ऐसे कमजोर तो है नहीं बट पता नहीं अभी ना गर्मी लगती है तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, तो मेरे साथ अभी शायद वैसा ही कुछ हो रहा है। बस मैं उतनी गर्मी लग नहीं रही है बट फिर भी दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी मुझे लगा स्क्रीन थोड़ा ये हो रहा है, हिल डुल रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन बोलता है, बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, वेल्डिंग फ्यूल गैस FUEL फ्यूल गैस contains carbon and hydrogen only, carbon and hydrogen only, ठीक है, फुल स्टॉप। बोलता है burning a small amount of it, सैंपल लिखा होता है यहाँ पे बट ठीक है कोई बात नहीं, of it in oxygen gives 3.38 ग्राम CO2। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3.4 है एनसीईआरटी का, नहीं सॉरी 3.4 नहीं 1.34। अरे यार सॉरी आपको नहीं बोल रही हूँ। CO2 0.690 ग्राम्स ऑफ पानी, वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। आएंगे क्वेश्चन का मतलब क्या है सब समझेंगे। A volume of 10 liters of this welding gas is found to weigh 11.6 ग्राम्स। कैलकुलेट करना है आपको। पहला है एम्पेरिकल फॉर्मूला,
इसमें एक्चुअली सारे कंसेप्ट एक साथ मिल जा रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जा रहा है और स्टोइकियोमेट्री का पार्ट भी आ जा रहा है। मोलर मास ऑफ द गैस, और तीसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्वेश्चन एक्चुअली तो उधर का ही पार्ट का है, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला का, बट ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे नहीं दिया था क्योंकि मैं वेट ही कर रही थी कि वीडियो खत्म होगा, सॉरी चैप्टर खत्म होगा, तब मैं इस क्वेश्चन को क्लास के अंदर ही सॉल्व करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने बोला ना है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है और उस गैस के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक कोई गैस है, मुझे नाम नहीं पता, उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन हमें नहीं पता, लेकिन वो एक जो गैस है उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फॉर द टाइमिंग हम कंसिडर कर लेते हैं कि CH है, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बोलता है बर्निंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इन ऑक्सीजन, मतलब कि इस गैस को जब हम H2O के साथ बर्न करते हैं, H2O के साथ बर्न करते हैं तो हमें 3.38 ग्राम्स ऑफ CO2 मिलता है और 0.690 ग्राम्स ऑफ वाटर मिलता है। फाइन, देखो क्या बोला, गैस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कितना है नहीं पता, बस है। उसको जब हम लोग पानी के साथ हीट करेंगे तो 3.38 ग्राम CO2 मिलेगा हमें और 0.690 ग्राम्स वाटर मिलेगा हमें, ठीक है, एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। फाइन, इतना आपने लिख लिया, इतना आप पहले कॉपी करिए, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसी को रुक जाएंगे। यहाँ पे CO2 बना है, CO2 कैसे बनता है? CO2 बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है? C प्लस O2 गेट्स कन्वर्टेड टू CO2 बाई CO2, तो ऐसे ही बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन साथ में मिलेगा और CO2 बनेगा। फाइन, कार्बन और ऑक्सीजन साथ में मिलेगा और CO2 बनेगा। फाइन, ठीक है, कार्बन का मोलर मास कितना होता है? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट आएगा। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? बोलो, 12 ग्राम्स होता है। 12 ग्राम्स कार्बन को जो हम लोग लेते हैं तो कितना ग्राम CO2 बनेगा? मोलर मास जितना होगा 44 ग्राम्स होगा, ठीक है। 12 ग्राम्स कार्बन हमने लिया तो हमें कितना ग्राम CO2 मिला? 44 ग्राम्स। अब हमारा जो पूरा गैस है, उस गैस को जब हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कितना ग्राम CO2 मिल रहा है? 3.38 ग्राम CO2 मिल रहा है। तो 3.38 ग्राम CO2 के बनने के लिए हमारा कार्बन कितना ग्राम होना चाहिए? कार्बन को आप x मान लेंगे, x के लिए आप सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 बाई एक्स विच वुड बी इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 3.38। रुक जाओ, इतना समझ में आया? क्या बोला, एक गैस है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमने लिख दिया कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ ओनली, नथिंग एल्स। बर्निंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इन वाटर, इसको पानी के साथ थोड़ा अमाउंट में बर्न किया तो हमें 3.38 ग्राम CO2 मिला और इतना ग्राम पानी मिला, एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, और कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अब CO2 कैसे बनता है? कार्बन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करके CO2 बनाता है, तो CH और H2O है, इसका कार्बन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट किया होगा और CO2 बनाया होगा। फाइन, तो कार्बन हमारा मोलर मास होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम अगर हम लोग कार्बन लेंगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। फाइन, तो हमारा CO2 कितना बना है? 3.38 ग्राम। तो 3.38 ग्राम CO2 बनने के लिए कितना कार्बन हमें चाहिए? x मान लो, x के लिए आप सॉल्व करोगे, मैं आपको आंसर बता देती हूँ कितना आएगा। 0.9218 ग्राम्स ये आएगा। मतलब अब देखिए हमें क्या पता चला, अब हमें इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा था तो हमें 30.38 ग्राम CO2 मिल रहा था, तो 3.38 ग्राम CO2 के लिए हमें कार्बन कितनी जरूरत पड़ेगी? 0.9218 ग्राम। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये जो गैस है ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, इसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है? इतना प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन तो पूरा यूज हो गया ना, इतना ही कार्बन प्रेजेंट होगा तभी इतना था 3.38 ग्राम CO2 बना। बुझलिस। दूसरे पार्ट में आते हैं, वाटर। वाटर कैसे बनता है? H2 प्लस O2 गेट्स कन्वर्टेड टू H2O, यही होता है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो हमारा 18 टू
36 ग्राम H2O बनेगा। फाइन। 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 36 ग्राम वाटर बनेगा। हमारे पास वाटर कितना बना है? 0.690 ग्राम बना है वाटर। तो 0.690 ग्राम ऑफ वाटर बनाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन को या वाई मान लीजिए। चलिए एक्स आपने यहाँ माना, चलिए इसको वाई मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए वाई मान लिया हमने। समझ में आया? वाई के लिए आप सॉल्व कर देंगे तो मैं आपको आंसर अगेन बता देती हूँ, 0.0766 आएगा ग्राम्स। मतलब कि अगेन इस कंपाउंड में कार्बन कितना प्रेजेंट है? 0.9218 ग्राम। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 0.0766 ग्राम। हमने निकाल लिया यहाँ से। हमें पता चल गया कि जो कंपाउंड था या जो गैस था हमारे पास जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। कैसे निकाला समझ में आया? कैसे निकाला समझ में आया? हमें जो दिया हुआ था उस बेसिस पे हमने निकाल लिया। स्टोइकियोमेट्री का यूनिटरी मेथड जो भी है यूज करके हमने निकाल लिया। फाइन। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेक्चर देख करके आए, वहां पे हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए होता है। किसी एक कंपाउंड का एलिमेंट का परसेंटेज कितना, उसके बेसिस पे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते थे। हमें अमाउंट तो पता है, परसेंटेज तो नहीं पता है। तो अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अब हम लोग निकालेंगे कि हाइड्रोजन कितना परसेंट है और कार्बन कितना परसेंट है। तो निकाल लो भाई, परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है। कैसे निकलता है? जिसका परसेंट निकालना है उसका मास 0.9218 डिवाइडेड बाय पूरे का मोलर मास, तो दिस प्लस दिस 0.9218 प्लस कितना है 0.0766 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना ही मैंने सिखाया है फर्स्ट लेक्चर में, मेरे चैनल का फर्स्ट लेक्चर, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो भी है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया है परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं। फाइन। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास। अब कंपाउंड में यही दोनों चीजें, तो इन दोनों का मोलर मास होगा डिवाइडेड बाय 100 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइन। फाइन। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दिस प्लस दिस आप कर ले, डिवाइड मल्टीप्लाई करके मैं आपको आंसर बता देती हूँ। %92.18 आंसर आएगा आपका फाइनल। इन दोनों को आप जोड़िएगा तो आपको 1 ही आएगा। 0.9218 प्लस 0.0766 को जब आप जोड़ेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो उसका सम होगा 1। इसका डिवाइड कर दीजिए, 1 सेम ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 92.18% आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया? कार्बन का परसेंटेज पता चल गया। उसी तरह से आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? जिसका परसेंट निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास, इन दोनों का सम 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा, 7.66% आएगा आपका फाइनल। आपको पता चल गया हाइड्रोजन कितना परसेंट है, आपको पता चल गया कार्बन कितना परसेंट है। बुझले? समझ में आया कैसे बना? यहाँ तक कैसे बना समझ में आया? बोर्ड दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, एकदम सही तरह से सफाद चढ़ दिख रहा है। फाइन। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए क्या हुआ। हमने कैसे किया? हमें बताया गया था कि इसमें गैस में कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमने लिख लिया। उसे हमने हाइड्रोजन पानी के साथ हीट किया तो हमें इतना कार्बन मिला, इतना वाटर मिला। तो इस दोनों डेटा को यूज करके हमने निकाल लिया कि कार्बन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, हमें निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें परसेंटेज तो चाहिए, तो हमने इससे परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज तक तो निकल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। फाइन। डस्टर दे दो मेरा, थोड़ा मैं बोर्ड मिटा दूं। यहां तक कॉपी कर लीजिए आप, क्योंकि मैं मिटा दूंगी अब। हो गया? क्वेश्चन भी मिटा दे रही हूं, मैं सब मिटा दे रही हूँ। क्वेश्चन आपने कॉपी कर रखा होगा, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ दूंगी जब जरूरत पड़ेगी तो। फाइन। मिटा दूं ना या नहीं मिटाऊं? क्या करूं? नहीं मिटाऊं? चलो छोड़ दो, क्वेश्चन रहने देते हैं, इनको मिटा देती हूँ। सोल्यूशन ये वाला मिटा देते हैं। थोड़ा मेरा बोर्ड नन्हा मुन्ना है, ज्यादा नाचता बहुत ज्यादा है।
फाइन। ओह शिट, मैंने परसेंटेज मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ था? 92.18 था आई गेस। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ था? 7 पॉइंट समथिंग था आई गेस, 7.66। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे निकालते हैं, कितने कॉलम्स बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला में सिंबल लिखाता है, दूसरा वाला में परसेंटेज लिखाता है, तीसरा वाला में एटॉमिक मास लिखाता है, चौथा वाला में नंबर ऑफ मोल्स लिखाता है, पांचवा वाला में सिंपल रेशियो लिखाता है और छठा वाला में होल नंबर रेशियो लिखाता है। पता होगा ये अगेन मैंने सिखाया है। 6 कॉलम बनाना है। क्यों बनाना है, कैसे बनाना है? सिंबल कार्बन है और हाइड्रोजन है। फाइन। परसेंटेज कितना है? ये परसेंट ही है। कितना परसेंट है? ये हमारे पास है 92.18%, ये हमारे पास है 7.66%। फाइन, 6 सही है। फाइन। एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। ठीक है, फाइन। नंबर ऑफ मोल्स निकाल। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस हम लोग कर देते हैं। मैंने बताया था परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो 9.92.18। देखिए ये मोल एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला लेक्चर देख के आइएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना मैंने उसमें बहुत डिटेल में बड़े प्यार से सिखाया है। आप अचानक से यहाँ पे आके सिर्फ इस लेक्चर को देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये मैंने वहां बताया था कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें इसका नंबर ऑफ मोल्स 7.66 होगा। मुझे पता है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं बता देती हूँ कितना आएगा है? हाँ 7.68 आएगा। अब सिंपल रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या बताया तो बोलिए आप बोलिए क्या? आप बोलिए क्या करना है? सिंपल रेशियो कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा? आप बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा बताओ? तो गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। जो है उसको आप लिख देंगे, ये इसको यहाँ और इन दोनों में से जो छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, ये मैंने बताया था। अब 7.68 है, 7.66 है, कौन छोटा है? 7.66 छोटा है तो 7.66 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसका तो वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1.002 आएगा। फाइन। अब होल नंबर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको होल नंबर में करेंगे राउंड ऑफ करके तो क्या होगा? 1.00 है, वेरी नियर टू 1 तो दिस इज 1। इसका होल नंबर रेशियो तो ये 1 होगा। आपको पता चल गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? कार्बन एक बार, हाइड्रोजन एक बार, CH। यही एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा। हमने तो गलती से, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में CH ही लिया था ना, वो गलती से सही हो गया। अब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया। फर्स्ट पार्ट बन गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना था फर्स्ट में। एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया? कैसे पता चला, समझ में आया? परसेंटेज हमने निकाला, परसेंटेज से फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो ये प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमने फॉलो करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। कोई दिक्कत? ब्रेक ले लो थोड़ा सा, यहां तक सॉल्व करो, पहले थोड़ा दिमाग को शांत कर लो। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका निकल गया? चलिए निकल गया। यहां से डंडा खींच देती हूं मैं। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ द गैस निकालना। भाई अब गैस का वजन कितना ही हमें कैसे पता चलेगा? अरे अरे मच्छर पागल है क्या? 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन ही भूल गई हूँ। 10 लीटर्स मदर रेसिपी। चलिए क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि, अच्छा क्वेश्चन तो यहाँ पे है, अ वॉल्यूम, सॉरी मैं सोच रही थी क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स ऑफ दिस बिल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। इसका कोई तो काम होगा, ऐसी सेल्फी लेने तो आया नहीं होगा वो, डेफिनेटली इट हैज सम वर्क। तो इसका वर्क पता लगाते हैं। चलो 10 लीटर अगर हम इस गैस का लेते हैं, इस गैस का वॉल्यूम 10 लीटर अगर हम लेते हैं तो उसका वजन कितना होगा? 11.6 ग्राम्स दिया हुआ है। हमें निकालना क्या? मोलर मास निकालना है। मोलर मास मतलब कितना एटम्स, कितना मॉलिक्यूल्स। मोलर मास मतलब 6.022 × 10⁻23। अब ये गैस का मॉलिक्यूल है,
है ना। गैस में देखो दो चीज है ना, मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल का अगर आप 1 मोल लेते हो, 1 मोल लेते हो, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है बताओ, पता होना चाहिए आपको। 22.4 लीटर्स होता है, मैंने बताया था। अब देखो, अब इसका क्या काम है, मोलर मास निकालना है ना हमें। देखो मोलर मास मतलब क्या, कि उस कंपाउंड के 1 मोल एलिमेंट्स का, उस कंपाउंड के 1 मोल का मास, उस कंपाउंड का 1 मोल एटम्स हम लोग या मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे तो उसका मास कितना होगा, यही हमें निकालना है ना। तो 1 मोल का मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं, और 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है कि 22.4 लीटर्स होता है, ये तो हमें पता है ना। तो हमें ये बता दिया है कि उसका अगर हम लोग 10 लीटर लेते हैं तो उसका वजन होता है 11.6 ग्राम्स। अगर उसका हम लोग 22.4 लीटर्स लेंगे, जो कि 1 मोल का वजन होता है, सॉरी 1 मोल का वॉल्यूम होता है, तो उसका वजन कितना होगा, x होगा। ये समझ में आया 22.4 क्यों लिए, ये समझ में आया। क्योंकि कोई भी गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका अगर हम लोग 1 मोल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स ही होता है, ये हमेशा है। कोई भी गैस का मॉलिक्यूल, गैस का होना चाहिए और मॉलिक्यूल होना चाहिए। कोई भी गैस के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग 1 मोल लेंगे, 1 मोल अमाउंट में लेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर्स होगा हमेशा। गैस का, मॉलिक्यूल का, और गैस के मॉलिक्यूल का, और 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल से ज्यादा होगा फिर वो चेंज होगा। तो हमें जो मोलर मास निकालना है, मोलर मास मतलब क्या होता है, 1 मोल एटम्स का वजन या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन, तो हमें 1 मोल का ही वजन निकालना है ना। तो 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है, तो हम 1 मोल का वजन निकाल सकते हैं। अगेन सिंपल यूनिटरी मेथड, यहां से आप x के लिए सॉल्व करेंगे, मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्या आएगा। या आप x मत लीजिए, या x में है, x इज इक्वल टू आएगा 26 ग्राम्स आएगा, मैंने बता दिया है। या आपने स्टार्टिंग में x y लिया तो आप उसको वेरिएबल को z भी ले सकते हैं, या a b c जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं, आपका नाम से शुरू होता है r ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने x लिया है, चलो ठीक है। तो यहाँ से 10/22.4 इज इक्वल टू 11/6 डिवाइडेड बाई x आपने सॉल्व किया, तो आपका ये फाइनल आंसर आया। दूसरा पार्ट भी बन गया, मोलर मास निकल गया 26 ग्राम्स, मोलर मास निकल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, मोलर मास निकल गया। तीसरा क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। पता होगा ये चीज, ये मैंने बताया है, अगेन एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने पढ़ाई थी। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आपको निकालना ही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है n का वैल्यू क्या होगा, भाई n को तो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू अगर आपको मिल गया तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा इस सिंपल फॉर्मूला से। तो अब हमें पहले n का वैल्यू कैलकुलेट करना। अब n का वैल्यू कैसे सॉल्व होगा, n का मतलब क्या होता है, अब n मतलब मैंने बताया है, अगेन ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास जो है उस कंपाउंड का वो ऊपर, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नीचे, जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी n। मोलर मास कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया 26 ग्राम, मोलर मास ही कैलकुलेट किया ना 26 ग्राम, 26 ग्राम मोलर मास है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, नहीं पता, पता नहीं, कैलकुलेट कर लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पता है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। कार्बन होता है 12 ग्राम प्लस हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, इट इज 13 ग्राम है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता चल गया, EFM मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 2 विच इज n का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू निकल गया। n मतलब था मोलर मास जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, हमें n का वैल्यू मिल गया। अब फाइनल हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n का वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH है, मल्टीप्लाई कर दो, C2H2, इथाइन बना है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, C ट्रिपल बॉन्ड C और H,
यही कंपाउंड है इथाइन। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसका जरूरत नहीं है, बट ठीक है, मेरे को आता था तो मैंने बता दिया। ही। चलो ठीक है, कैसे बना क्वेश्चन पूरा समझ आया? थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इसीलिए ही मैंने बोला क्लास में ही बनवा देते हैं। कैसे बना समझ में? हमें बताया था कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन का हाइड्रोजन हमारा था, हमने लिख दिया कार्बन और हाइड्रोजन। उसको जब हमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो 3.38 ग्राम CO2 बना और 0.690 ग्राम पानी बना। तो CO2 कैसे बनता है? C+O2 CO2 बनता है, 12 ग्राम CO2 से 44 ग्राम CO2 बनेगा। तो 3.38 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना ग्राम कार्बन लगेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया एक जगह पे। उसी तरह से हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट कर लिया एक जगह पे। अब हमें पता चल गया कि उस कंपाउंड में कार्बन कितना प्रेजेंट है अमाउंट, और हाइड्रोजन कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मोलर ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए था, क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन के साथ ही एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। तो उसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, डिवाइडेड पूरे कंपाउंड का मास नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। पता चल गया। तो वहां से आपने सॉल्व किया तो आपको परसेंटेज पता चल गया। परसेंटेज पता चल गया तो ऑब्वियसली इस एक स्टेप के प्रोसेस से आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट बन गया। सेकंड पार्ट क्या बोला? मोलर मास निकालना है। अब मोलर मास निकालने के लिए इससे तो कोई तरीका नहीं है, चलो वॉल्यूम से ही निकालते हैं। 10 लीटर वॉल्यूम का वजन है, 11.6 ग्राम हमें दिया हुआ है, और हमें मोलर मास निकालना। मोलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास को मोलर मास बोलते हैं ना। तो एक मोल का वॉल्यूम हमें पता है कि कोई गैस है, ये गैस है, देखो बोल दिया ये गैस है, और ये गैस का मॉलिक्यूल, देखो एक से ज्यादा चीज है तो मॉलिक्यूल है। अब कोई भी गैस का मॉलिक्यूल का एक मोल हम लोग लेते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। ये हमें पता है, ये मैंने पढ़ाया है, ये हमें पढ़ाया गया है। फाइन, तो 22.4 लीटर्स हमें पता था, तो उसका वजन कितना होगा हमने निकाल लिया, तो हमें पता चल गया मोलर मास कितना है। मोलर मास भी निकल गया। थर्ड पार्ट क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n का वैल्यू नहीं पता था, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, n का वैल्यू मिल गया, फिर n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दिया, हमें मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। कोई दिक्कत होपफुली नहीं रही होगी। मैंने सब बहुत ही आराम से, बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया है। आज के लेक्चर में इतना ही, और इस लेक्चर के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लेट्स सेलिब्रेट, वी हैव फिनिश्ड 1 चैप्टर्स टुगेदर। फाइन, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। होपफुली मैंने एक एक करके क्वेश्चंस पॉइंट करके अभी आपको दे दिया है, बट अगर मेरे से कोई स्किप हो गया हो तो आप खुद से भी देख लें। मेरी किताब कहाँ रखा मैंने? अच्छा हाँ, तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो तो आप खुद से भी देख लें। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर मुझे बताएं, मैं जरूर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। नो इश्यूज विद दैट, डेफिनेटली। वो जो 2 क्वेश्चन मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 22 आई गेस और क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कुछ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन वाला और आर्गन वाला क्वेश्चन, वो मैंने नहीं सॉल्व करवाया, उसको आप खुद से ट्राई करें। अगर आपसे वो नहीं बनता है तो आप जरूर मुझे बताएं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना के दूंगी। दो कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, अगेन वी डोंट केयर, इंपॉर्टेंट है नहीं, एनसीईआरटी में दिया है तो सॉल्व करना है, तो आप उसको खुद से पहले ट्राई करेंगे। आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो आप मुझे बताएं, मैं जरूर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर आप मुझे बोलेंगे तो, है ना। एक बच्चा ही बोलेगा तो भी मैं बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, तो होपफुली वी आर डन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट से चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड यस, थैंक यू सो मच।